हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री क्लास 720। तो आज देखते हैं अपने प्लांट फिजियोलॉजी के सेकंड लेक्चर में, और जहां एंड किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। और देखते हैं कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे अपन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में कि क्या होता है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अपन ने पढ़ लिया था क्या, पादप कार्य की विज्ञान मान परिभाषा पढ़ ली थी कल, और कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे उनके बारे में भी देख लिया था। तो और पारगम्यता अपनी कंप्लीट हो गई थी जो पिछले लेक्चर में है, और पारगम्यता के टाइप्स भी समझ लिए थे। और इसके बाद सोल्यूशन भी अपन ने समझ लिया था, सोल्यूशन के टाइप्स भी देख लिए थे। अब देखते हैं अपन अपना आ गया विसरण। विसरण डिफ्यूजन आ गया है, डिफ्यूजन को समझते हैं आज। तो क्या होता है डिफ्यूजन? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से कम सांद्रता की ओर जाने वाले अणुओं को विसरण कहा जाता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्या, अगरबत्ती की सुगंध। अगरबत्ती की सुगंध से अपन इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि अगरबत्ती जहाँ लगी होती है वहाँ पर उसकी सुगंध अधिक होती है, और जैसे जैसे आप उसके दूर होते जाते हैं तो वैसे ही अगरबत्ती की सुगंध कम होती जाती है। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका, वो है सेंट। सेंट को आप जितने पास में, जैसे किसी के कपड़ों पर डला हुआ है या किसी ने अपने शरीर पर डाला हुआ है, तो उसकी सुगंध अगर पास में हो तो वो ज़्यादा आएगी, और अगर जैसे जैसे दूर चले जाओगे तो वैसे ही कम होती जाती है। तो इसको ही बोलते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। ये होता है विसरण डिफ्यूजन की। ठीक है। और इसकी जो विसरण की दर है जो पूछी जाती है, तो वो होती है गैस, द्रव और ठोस। सबसे अधिक गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, इसके बाद ठोस में होती है। अब जान लेते हैं पर परासरण, ऑस्मोसिस के बारे में। क्या होता है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जानते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता से उच्च सांद्रता तक विलायक क्षेत्रों की गति को परासरण के रूप में जाना जाता है। अब ये अपना डिफ्यूजन का अपोजिट है, और ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए अपन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन तो समझ लिया है, अब ऑस्मोसिस को समझते हैं कि जो क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। इसका एग्जाम्पल अपन जान लेते हैं। जैसे कि किशमिश का पानी में फूलना। अब ये है तो इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत एग्जाम्पल आता है, ठीक है, इसके टाइप्स के अंतर्गत एग्जाम्पल आता है, बट है उसका एग्जाम्पल कि किशमिश का पानी में फूलना। तो कम सांद्रता पहले रहती है, इसके बाद बढ़ती जाती है, वो बढ़ती जाती है। किशमिश जैसे पानी में डालते हो तो फूल जाती है। तो ये होती है क्या, परासरण। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता से उच्च सांद्रता तक विलायक क्षेत्रों की गति को परासरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी अच्छे से ध्यान कर लीजिए, और इसके टाइप जानते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं इसके टाइप्सों के बारे में। तो जो ऑस्मोसिस होता है, परासरण होता है, वो टू टाइप्स का होता है। अंतः परासरण होता है और बाह्य परासरण होता है। अंतः परासरण को एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं, और बाह्य परासरण को एक्टो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, एक जो या एक्टो कहते हैं। ठीक है। तो पहले अपन जान लेते हैं अंतः परासरण को, कि अंतः परासरण क्या होता है। अंतः परासरण की परिभाषा देखते हैं पहले। कोशिकाओं के अंदर पानी की गति है। जब कोशिकाओं को हाइपोटोनिक्स घोल में रखा जाता है तो वहाँ पर अंतः परासरण होता है। हाइपोटोनिक्स आप लोगों ने अच्छे से कल का वीडियो देख लिया होगा, उसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक के बारे में। हाइपोटोनिक क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर पानी की एक गति जिससे सूजन क्रिएट कर देता है या सूजन आ जाती है, उसको ही बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक घोल या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है, कोशिकाओं के अंदर पानी की गति है जब कोशिकाओं को हाइपोटोनिक घोल में रखा जाता है। तो हाइपोटोनिक वही है कि जब कोशिकाओं के अंदर सूजन आ जाती है,
या स्फीति हो जाती है तो उसके बोलते हैं हाइपोटोनिक। इसका एग्जाम्पल है एंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है किशमिश पानी में फूल जाती हैं। तो ये तो पहले ही बता दिया गया है कि किशमिश क्या होती हैं, पानी में डाल देने के बाद फूल जाती हैं। तो ये होता है किसका एग्जाम्पल है, एंडोऑस्मोसिस, अंतः परासरण का एग्जाम्पल है। अब जान लेते हैं अपन अगला बाह्य परासरण, जिसको बोलते हैं एक्जोऑस्मोसिस है, एक्टोऑस्मोसिस भी आ जाता है कहीं ना कहीं। तो इसकी डेफिनेशन जानते हैं पहले। कोशिकाओं के बाहर पानी की गति है जब एक कोशिका को हाइपरटोनिक समाधान में रखा जाता है, कोशिका बाहर पानी की गति से शिथिल हो जाती है। तो इसका हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी तो कल पढ़ा था। तो उसका मतलब होता है भीतर की सांद्रता कम हो जाती है, बाहर की सांद्रता अधिक हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल भी कल दिया था, क्या दिया था, बलून्स का दिया था, गुब्बारे का फूलना, ठीक है। और आज इसका एग्जाम्पल बाह्य परासरण का एग्जाम्पल है, वो है देखो, अचार में बैक्टीरिया कोशिकाओं पर बाह्य परासरण के रूप में कार्य करता है जो रोगाणु और अत्यधिक उर्वरक, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। अब जान लेते हैं अपन अंतः शोषण। अंतः शोषण बोलते हैं इसको, इनहिबिशन, इम्बाइवेशन, इनहिबिशन नहीं, इम्बाइवेशन, अंतः शोषण। इसका टर्म किसने दिया था, वो सैच ने दिया था, सैच। तो इसकी डेफिनेशन है, जल स्नेही कोलाइडों के कारण शुष्क पदार्थों द्वारा जल का शोषण अंतः शोषण कहलाता है। जल स्नेही कोलाइड क्या होता है, जो जल के स्नेही कोलाइड होते हैं उसके कारण शुष्क पदार्थों द्वारा जल का शोषण अंतः शोषण कहलाता है। जैसे शुष्क पदार्थ हैं उसमें जल का शोषण होता है, मान लो सोख लेते हैं तो उसको ही बोलते हैं क्या, अंतः शोषण, इम्बाइवेशन। यह पानी को सोखने की दिशा में पहला कदम है। तैलीय बीजों में अंतः शोषण स्टार्च युक्त बीजों की तुलना में अधिक होता है। जो तैलीय पदार्थ है आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे तैलीय बीज सीड्स, मान लीजिए कोई तैलीय सीड्स है जैसे कि मस्टर्ड का मान लीजिए, उसमें तैलीय बीजों में अंतः शोषण स्टार्च युक्त बीजों की तुलना में अधिक होता है। तैलीय मस्टर्ड का बीज है उसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है जो स्टार्च युक्त बीजों की तुलना में अधिक होती है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं जीवद्रव कुंचन को। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, पहले जीवद्रव कुंचन, हिंदी में बोलते हैं जीवद्रव कुंचन। जब पादप कोशिका में परासरण से जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीवद्रव कुंचन कहते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, जब पादप कोशिका में परासरण से जल की हानि होती है, परासरण तो अभी आप लोगों ने पढ़ा ही है, परासरण के द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जीवद्रव कुंचन कहते हैं, ठीक। अगला करते हैं अपन जीवद्रव प्रकुंचन। अब ये तो है प्लाज्मोलाइसिस अभी पढ़ लिया है, अब यह है डीप्लाज्मोलाइसिस। पानी की आवक गति के कारण, पानी की आवक गति के कारण प्रोटोप्लाज्म का फूलना डीप्लाज्मोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। पानी की आवक का मतलब होता है अवशोषण होना, आवक गति के कारण प्रोटोप्लाज्म का फूलना डीप्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। अब डीप्लाज्मोलाइसिस के टाइप्स हैं, जल अवशोषण के प्रकार हैं, ठीक है। जड़ अवशोषण जड़ रोम द्वारा किया जाता है और यह हाइड्रोफाइट्स में अनुपस्थित जीरोफाइट्स में अधिक विकसित होता है। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है जो प्लांट पानी में होते हैं, जीरोफाइट्स का मतलब होता है जहाँ पानी कम होता है
और जो धरातल पे उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार से इम्बाइवेशन होता है, अवशोषण होता है, एक्टिव अवशोषण और पैसिव अवशोषण, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। तो पहले जान लेते हैं अपन सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण का मतलब होता है जब क्रिया करने में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं सक्रिय अवशोषण। और जिसमें ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऊर्जा से ही क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, तो उसको बोलते हैं निष्क्रिय अवशोषण। तो सक्रिय अवशोषण की पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्या होती है परिभाषा। सक्रिय अवशोषण जड़ श्वसन द्वारा उत्पन्न एटीपी की मदद से जड़ों द्वारा पानी के अवशोषण को संदर्भित करता है। पानी का सक्रिय अवशोषण जड़ और मूल रोम की गतिविधि के कारण होता है। तो यह है अपना सक्रिय अवशोषण। अब जान लेते हैं निष्क्रिय अवशोषण के बारे में। तो निष्क्रिय अवशोषण वह शब्द है जिसका उपयोग ऊर्जा के व्यय के बिना कोशिका या ऊतकों में खनिजों के संचयन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह पौधों के ऊपरी भाग जैसे टहनी और पत्तियों की गतिविधियों के कारण होता है। अब जैसे प्लांट की टहनी हैं और पत्तियां हैं, इसमें क्या होता है, अवशोषण हो जाता है बिना किसी ऊर्जा के। उनको प्लांट को क्या नहीं होती है, कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। टहनी अपने आप ऑब्जर्व कर लेते हैं और पत्तियां ऑब्जर्व कर लेती हैं। और अगर जड़ और मूलों की गतिविधि होती है तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों अवशोषण होते हैं, अवशोषण के प्रकार हैं। ठीक है, ये सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से समझ ली होंगी।